Hi students, my name is Nakul Kumar. This channel नकुल सर क्लासेस। फिजिक्स के सभी टॉपिक को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम पिछले यानी कि विद्युत धारिता से पहले जो चैप्टर के रिलेटिव है हम पहले पिछले वीडियो में बना चुके हैं, जो हमारे इस चैनल से देख सकते हो। अब इस वाले टॉपिक में हम विद्युत धारिता करवाएंगे। तो विद्युत धारिता क्या होती है, सबसे पहले हम विद्युत धारिता से पहले हम पदार्थों की बात कर लें। पदार्थ, तो सबसे पहले हम पदार्थ देखें तो पदार्थ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला चालक, दूसरे अचालक कहते हैं या कुचालक। हम अचालक को स्वचालक भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि चालक या कुचालक क्या है। कि पदार्थ जो हैं हमारे चालक हैं और सुचालक हैं और कुचालक हैं। दो टाइप के होते हैं। चालक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, और अचालक पदार्थों को कुचालक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है उन पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता, अर्थात वहाँ का वहीं स्थिर रह जाता है, उन्हें हम कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हमने दिखाया, इसमें लिखा है कि पदार्थ आवेश की गति के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अचालक पदार्थ जिन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं, दूसरा कुचालक पदार्थ या इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं, जो विद्युत का विरोध करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यानी कि इसमें जो पदार्थ के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पर भी ये हो गए चालक है, ये हो गए कुचालक। तो चालक पदार्थ वे हैं जिनमें आवेश प्रवाहित आसानी से हो जाता है, और कुचालक पदार्थ वे हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो हम सबसे पहले चालक पदार्थ की बात कर लेते हैं कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और होती क्यों है, हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है ना परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के जो मध्य भाग होता है वो हमारा नाभिक होता है, न्यूक्लियस। और इसके बाह्य कक्षा में हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर जो है धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब किसी पदार्थ में बाह्य कक्षा में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पदार्थ में आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। अर्थात आवेश प्रवाहित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना आवश्यक है। जैसे कि पदार्थों में भी अगर बात करें, जैसे कि सभी हमारे धातु जो होती हैं वो हमारी विद्युत की सुचालक यानी कि चालक पदार्थ हैं, पर उनमें भी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि सभी में अलग अलग आवेश प्रवाहित होता है। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वाधिक चालक पदार्थ कौन सा है, या वह कौन सी धातु है जिसमें विद्युत आसानी से यानी तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रवाहित होती है वो हमारी होती है चांदी में। किसमें? चांदी में, सिल्वर में। इसका अणु शुद्ध होता है Ag। तो दूसरा, उसके बाद कौन से में किस में प्रवाहित होती है? चांदी के बाद किस में होती है? कॉपर में। चांदी के बाद जो धारा प्रवाहित होती है, इससे अच्छी जो धातु है वो हमारी कॉपर यानी कि तांबा।
तांबे के बाद कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद कौन सी धातु है? लोहा। यानी कि कुल मिला के Ag, उसके बाद Cu, उसके बाद Al और उसके बाद Fe। तो तुम देखते हो, इसमें देख रहे हो कि सबसे ये क्रम है। कई बार ये विकल्प में पूछ लिया जाता है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कि निम्नलिखित में से विद्युत चालन के आधार पर धातुओं का क्रम होगा। तो क्रम में सबसे पहला हमारा आएगा सिल्वर, यानी कि चांदी। इस तरह से लिखा जाएगा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, या उनके अनुसूत्र के रूप में लिखा होगा। क्या अनुसूत्र होगा? कि सिल्वर Ag, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al और फेरिक यानी कि लोहा Fe। तो इनका क्रम इस तरह से होगा। तो ये Ag ग्रेटर देन टू Cu, Cu ग्रेटर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ग्रेटर देन Fe। ये इनका इधर से बढ़ यानी कि घटता क्रम है। तो हम समझ गए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हो यानी कि जो किसी भी चालक में धारा किस प्रकार से प्रवाहित की जाती है। तो हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर प्रवाहित की जाती है। जिस पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी वह उस पदार्थ में धारा आसानी से यानी कि प्रबलता से प्रवाहित हो सकती है। इसी प्रकार चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है, इसलिए इसमें विद्युत आवेश का प्रवाह अधिकतम होता है। तो हमने ये क्या लिखा कि चालक पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि सभी धातुएं। कुछ चालक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे लकड़ी, कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक आदि। ऐसे यानी कि ये हमारे जैसे यानी कि इससे याद कर सकते हैं हम। अब कुचालक पदार्थों की बात कर लेते हैं। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश आसानी से यानी कि प्रवाहित ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें बाह्य यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? शून्य, अर्थात नगण्य होती है, जिसकी कोई गणना हम नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि चालक में धारा क्यों प्रवाहित होती है। चालक में धारा इसलिए प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है। अचालक में यानी कि कुचालक में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती? क्योंकि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, तो इसलिए कुचालक में विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं किया जा सकता। और इन्हीं कारण की वजह से हमारे पदार्थ दो प्रकार के कहलाते हैं, एक चालक पदार्थ और एक कुचालक पदार्थ। नेक्स्ट है हमारा, अब इसी माध्यम से हम जो है दूसरा टॉपिक लेते हैं, हमारा परावैद्युत पदार्थ। पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, वैसे समझा दिया था मैंने पीछे भी, पर यहाँ भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि परावैद्युत पदार्थ या इसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम कहते हैं। अब माध्यम होता क्या है? जैसे कि हम कोई भी माध्यम ले लेते हैं। अब यहाँ जैसे कि हमारे सवाल में कहता है कि एक यानी कि कोई क्षण ऐसे माध्यम रखिए जिसका परावैद्युतांक इतना है, या एडजस्ट कुछ भी दे देता है। तो इसी प्रकार से हम जो है ना अब इसे पढ़ते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते। यानी कि परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, अर्थात विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसे कि परावैद्युत, इन्हें परावैद्युत माध्यम भी कहते हैं। जैसे कांच में तुमने देखा होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती या उसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते। जैसे कि इनमें होता है किसी कारण, जैसे चालक में जो प्रवाहित होती है धारा, उसके बाह्य पृष्ठ में आवेश चारों ओर प्रवाहित हो जाता है, फैल जाता है, पर मध्य में जो आवेश होता है वो शून्य होता है, कि उसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता। केवल जब किसी पर आवेश प्रवाहित, किसी धातु पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठों में आवेश प्रवाहित होने लगता है, परंतु मध्य में कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता। अर्थात जैसे कि अब कुचालक की बात करें हम,
कुचालक में क्या होता है कि इनके बाह्य पृष्ठों में इनमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता और जहाँ स्थिर है वहाँ का वहीं रह जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा कि हम जैसे कि मान लिया एवरीडे सिर, जैसे बालों में कंघी, अगर कंघी से हम बालों को बाएं तो हम देखते हैं कि बालों को अगर लगातार कुछ समय के लिए, अगर 1 या 2 सेकंड की लगातार घुमाते रहें तो उसके बाद देखते हैं कि कागज़ के टुकड़ों को अगर छोटे छोटे टुकड़े करके कागज़ के टुकड़ों के संपर्क में उस कंघी को लेके जाते हैं तो वो उन्हें आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षित कर लिया तो उसका मीन्स क्या हो गया कि उसमें जो हमारा कंघा वो प्लास्टिक एक कैसी यानी पदार्थ है, वो हमारा अचालक पदार्थ है, यानी कि कुचालक पदार्थ है। अब जब वो कुचालक पदार्थ है तो उसमें आवेश, उसमें सपोज ये कंघी है कि इसमें आवेश जो है एक जगह स्थिर हो जाता है कि इसकी बाह्य पृष्ठों पर आवेश प्रवाहित नहीं होता। तो जब हम इसने कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये इन कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है और अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह आवेश उसी जगह से केंद्रित हो जाता है। यह गुण केवल हमारे अचालक पदार्थों में अर्थात कुचालक पदार्थों में पाया जाता है। अगर हम उसी जगह कंघी की जगह अगर लोहे का कंघा ले लें सपोज, तो अगर उसमें देखोगे तो वो अगर फेरते, अगर बालों में बाते हैं तो उसके बाद अगर तुम देखोगे तो वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह आकर्षित इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो भी आवेश उत्पन्न होगा तो वो उसके चारों ओर यानी कि बाह्य पृष्ठ पर निरंतर रूप से फैल जाएगा, तो इसलिए उसमें लगातार प्रवाहित हो जाएगा। पर प्लास्टिक यानी कि अचालक पदार्थ में वहाँ वह आवेश एक ही जगह संकेंद्रित हो जाता है जहाँ आवेश उपस्थित होता है, इसलिए वह आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करता है, न कि धातु कोई इस तरह का गुण उत्पन्न करेगी, क्योंकि धातु में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफ़र होने लगता है। जैसे अगर बात कर लें ऊष्मा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल अगर तुम्हारा समझ में नहीं आया हो तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक लोहे की छलनी, अगर हमने इसे गर्म करा, तो गर्म अगर थोड़े सा पार्ट अगर हम कर दें और कुछ समय के लिए इसे रख देते हैं तो देखोगे कि इसमें पूरे क्षण में ऊष्मा निरंतर रूप से फैल जाएगी, अर्थात इसमें चारों तरफ कुछ समय बाद पूरी क्षण में समान टेम्परेचर होगा। अगर हम करें, अगर प्लास्टिक ले लें, अगर प्लास्टिक या लकड़ी की छड़ ले लें या कोई, तो अगर उसे हम गर्म करेंगे पहली बात तो वो जल जाएगी और जलने के बाद जितने पार्ट्स में ऊष्मा जाएगी उतने पार्ट्स में ही रहेगी, उससे आगे वो ऊष्मा आगे की ओर नहीं चलेगी। तो इससे यही समझ में आ रहा होगा कि धातुओं में आवेश एक स्थान से यानी कि चारों ओर एक समान रूप से फैल जाता है, परंतु अधातुओं में यानी कि कुचालक में आवेश नहीं प्रवाहित होता है। ओके, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्रम में अगर हम आ जाते हैं, ये जैसे कि ये माध्यम पता चल गया होगा। माध्यम का अगर बात करते हैं तो माध्यम को ध्यान रखना, कांच होता है, मोम होता है, कागज़ और अभ्रक और एवोनाइट आदि आ जाता है कि निम्नलिखित में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परावैद्युतांक माध्यम होगा एवोनाइट या दे देता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है अभ्रक और एवोनाइट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, और ये अचालक भी हैं अर्थात कुचालक भी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि अब चालक की धारिता। अब तुम्हें पता चल गया कि चालक और चालक की क्या कैपेसिटी होगी, यानी कि कंडक्टर क्या होगा, वो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो हमें जो है ना उसकी कैपेसिटी देखनी है। अब कोई भी चालक ले लें, अगर उस चालक में हम निरंतर आवेश की मात्रा को बढ़ाते रहें, वृद्धि करें, तो जैसे हम वृद्धि करेंगे तो उसके दोनों सिरों के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है। अब जब विभव आवेश देंगे तो इसमें विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो इसके विभव में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, अर्थात आवेशित करने का मीन्स है चार्जिंग करना। तो
जब हम इसे आवेशित करते हैं, किसी भी धातु को आवेशित करते हैं, तो उसमें विभव में निरंतर वृद्धि होती जाती है, जिस कारण इनसे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम आवेश में वृद्धि करते हैं, उसी तरह से हमारे विभव में भी वृद्धि होती जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच समानता पाई जाती है। समानता मतलब अगर आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो विभव की भी मात्रा बढ़ेगी। तो हमारा जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ Q की जगह यहाँ V है, यानी C की जगह B है। तो इसका मतलब हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर, अर्थात आवेश में वृद्धि करने पर, उसके विभव में भी समान रूप से वृद्धि होती है, अर्थात आवेश विभव के समानुपाती होता है। कंडीशन नंबर हमारी ये फर्स्ट समझ में आ गई। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ हमने जो कांस्टेंट वैल्यू रखी है उसकी कैपेसिटी यानी कि C रखी है। जहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, C एक क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम सूत्र ले लेते हैं कि C बराबर V Q के बटे में जाएगा, तो Q बटे कितना हो गया, V। अगर मात्रक की बात कर लें, मात्रक की बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। तो अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट हुआ, हम देख रहे हैं कि अतः किसी चालक की धारिता यानी कि C उसके द्वारा दिए गए आवेश एवं विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात किसी चालक की धारिता C आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है। इस तरह से शॉर्ट में भी लिख सकते हो। मात्रक की बात कर लें, ऊपर जो है विभव है, तो विभव की जो मात्रक होता है, नहीं ऊपर आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नीचे हमारा क्या है, नीचे है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसे एसआई मात्रक कहते हैं। तो एसआई मात्रक हमारा क्या है, एसआई मात्रक है विद्युत धारिता का विभव यानी कूलाम प्रति वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हमारा विद्युत धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक हुआ कूलाम प्रति वोल्ट। तो जिसे फैराड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, फैराड। सबसे ज़्यादा धारिता का जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इम्पोर्टेंट हम, तो उसमें देखेंगे धारिता C का मान फैराड में दिया गया होगा। तो याद रखेंगे अगर फैराड में कोई वैल्यू दी गई होगी तो वो हमारी धारिता C का मान दिया होगा। ओके, यदि अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाने पर 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होती है, यानी समान रूप से हो रही है। अगर 1 कूलाम आवेश देंगे तो उनके सिरों के बीच 1 वोल्ट की विभव की वृद्धि होगी। तो C बराबर Q बटे V होता है, तो Q का मान 1 और C का मान 1। तो इसकी जो वैल्यू आई C की, C बराबर 1 आया, तो यह आ गया 1 फैराड। तो इसका मतलब 1 कूलाम आवेश दिए जाने पर 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होने पर 1 फैराड धारिता उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट आ गया, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ ये इम्पोर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर ये है हमारा 1 माइक्रो फैराड, ठीक है, यह है माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैराड। ओके, तो 10 ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा 1 पीको फैराड, पी से पीको फैराड, एफ से फैराड है, बराबर होता है 10 की पावर -12 फैराड। अतः स्पष्ट हुआ कि अगर 2 माइक्रो फैराड लें लगातार कि 1 माइक्रो फैराड, तो उसका मान हो जाएगा 10 की पावर -12 फैराड। ओके, अब विद्युत धारिता का बीम सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ये एग्जाम में पूछा जाता है इसका बीम सूत्र। ठीक है, कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीम सूत्र है वही मैं करवा रहा हूँ, अब वही तुम्हें याद करने। तो
विभव धारिता का सबसे पहले हम मात्रक लेंगे। तो मात्रक क्या होता है? कूलाम बटे वोल्ट। तो ये आ गया था हमारा कूलाम स्क्वायर बटे जूल। और जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और ये हमारा ऊपर कूलाम को एम्पेयर सेकंड, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन, अब इनकी बीमा मिलाओ, यहाँ पे सोल्व कर दो। एम्पेयर की होगी ए, और नीचे से ये मल्टीप्लाई में समय, तो इसकी होगी टी, और इसकी पावर ऊपर से 2। नीचे है न्यूटन, न्यूटन की बीमा होती है एम एल टी की पावर -2 इंटू मीटर, मीटर की एल हो गई। अब इन्हें सबको बस एक लाइन में लिख दो। लिखने का मीन्स है ऊपर एम ले जाओ तो इन्वर्स हो जाएगा, एक पावर माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की थी तो टी की पावर नीचे -2 ऊपर भी 2, 2 और 2 कितनी होगी 4। पहले एल को ले आओ, एल के नीचे 2 हो रही है प्लस की, तो ऊपर आ गया -2। तो ऊपर टी की पावर 2 और 2 कितनी होगी 4, तो टी की पावर होगी 4, और मल्टीप्लाई में हुआ ए की पावर 2। तो ये हमारे बीम सूत्र आ गया। तो बीम सूत्र क्या आया? एम की पावर -1, एल की पावर -2, और टी की पावर 4, और ए की पावर 2। तो इस तरह से हमारा ये बीम सूत्र हो गया किसका? विद्युत धारिता का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है, जिसमें कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का। किस किस के बीम सूत्र पूछे जाते हैं अधिकतर? जो मोस्ट है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ओके, एप्सिलॉन नॉट। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत द्विध्रुव पी, और बल की बीमा तो याद होगी क्योंकि करनी है यो। और उसके बाद विद्युत विभवांतर बी, और क्या आया हमारा अब आया विद्युत धारिता सी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बीम सूत्र है, इनके बीम सूत्र और मात्रक याद रखने हैं तुम्हें, ओके। अगर ये समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियो देखिए। अब अगर फिजिक्स